नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट नाइट। मैं हूं नकमा। जम्मू एयरपोर्ट के तकनीकी इलाकों में हुए धमाकों में विस्फोटक से लदे ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। एनडीटीवी से जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। वायुसेना के आधिकारिक बयान के मुताबिक आज सुबह एयरपोर्ट के तकनीकी इलाके में 2 धमाके हुए हैं। एक धमाका खुले इलाके में और दूसरा धमाका इमारत में हुआ। इस हमले के बाद पठानकोट को भी हाई अलर्ट पे किया गया है। जम्मू एयरपोर्ट और उसके आसपास रविवार की सुबह काफी गहमागहमी दिखाई दी। बीती आधी रात एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में ड्रोन से 2 हमले जो हुए थे, एक हमला खुले इलाके में हुआ जिससे खास नुकसान नहीं हुआ और दूसरे से एक इमारत की छत फट गई। रात 1:37 और 1:43 पर हुए इन हमलों में 2 ही लोग घायल हुए। इन धमाकों में भले ही ज्यादा नुकसान ना हुआ हो, लेकिन पहली बार ड्रोन से इस तरह के हमले एक नए खतरे का एहसास करा गए हैं। जम्मू में एयरफोर्स बेस के ऊपर ये ड्रोन द्वारा किया गया हमला एक बहुत बड़ा हमला है। ये एक बहुत भारी संकेत है। वो बात और है कि ये हमला अपने मुद्दे को हासिल करने में नाकामयाब रहा। वहां हमारे हेलीकॉप्टर भी स्टेशन है, वहां पे हमारे पर्सनल भी स्टेशन थे। बहुत बड़ा जान माल का नुकसान भी हो सकता था और इक्विपमेंट को भी क्षति पहुंचाई जा सकती थी। इससे पहले सीमा पार से आतंकी पंजाब, जम्मू और एलओसी पर ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद और नशीली दवाएं गिराते रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सैन्य प्रतिष्ठान पर ड्रोन से हमला हुआ हो। यह हाई सिक्योरिटी एयरपोर्ट पाकिस्तान की सीमा से महज 14 किलोमीटर की ही दूरी पर है। ड्रोन से हमले को रोकना इसलिए भी काफी मुश्किल है क्योंकि ये काफी नीचे उड़ते हैं और इनका रडार की पकड़ में आना काफी मुश्किल होता है। ड्रोन्स के माध्यम से पाइप्स के थ्रू ऊपर जो फेंसिंग है, बॉर्डर फेंसिंग, उसके ऊपर से फेंकने से मतलब हमें चैलेंजेस, लीगल चैलेंजेस हैं। इस हमले के बाद शहर भर में तेज हुई जांच के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक दूसरे इलाके नारवाल से एक छोटा आईईडी बरामद किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इससे आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में विस्फोट की साजिश रच रहा था। जम्मू एयरपोर्ट पर हुए ड्रोन हमले के बाद सभी सैन्य ठिकानों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब के पठानकोट में भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 5 आतंकियों को मार गिराया गया था। जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन हैं वहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटीज थी, उसको बीफअप कर दिया गया है। जितने भी नंबर्स हमारे जो गार्ड हैं, साथ में आज जितने भी हमारे गजटेड ऑफिसर्स हैं, जीओज हैं एंड साथ में जो एसएचओज हैं वो बाहर निकले हुए हैं। वी आर डूइंग सर्च ऑपरेशन रेगुलरली। आतंकी लगातार अपने पैतरे बदलते रहे हैं। उनकी साजिशों में अब ड्रोन जैसे अत्याधुनिक उपकरणों ने भी खास जगह बना ली है। ऐसे में भारत सरकार के लिए भी आतंकियों से निपटने की अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार करना जरूरी हो गया है। हमला छोटा हो या बड़ा, पर इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि इसमें नई तकनीक इस्तेमाल हुआ है जो भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है। जम्मू से नजीर मसूदी और चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो हमले के इस नए तरीके पर कई सवाल उठ रहे हैं और नई चुनौतियां भी हैं। और इधर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। मायावती के मुताबिक पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्तराखंड में BSP किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। और असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी AIMIM उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा कि उम्मीदवारों को चुनने का काम शुरू हो चुका है। वो सिर्फ भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं, किसी और पार्टी के साथ गठबंधन के सिलसिले में कोई भी बात नहीं हुई है। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम MIM पार्टी
आने वाले 2022 के असम्बली चुनाव में हम 100 असम्बली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब गांव-गांव, ज़िले-ज़िले, कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर रहे हैं। अच्छा, इस असली नाम लेके और इसको क्लियरिफाई करना, उसको आप देखते हैं कि एक कोई मैसेज देने की बात हो? नहीं, हमारा नाम तो कोई भी ले सकता है ना, कोई हमारा नाम लेने पर तो कोई पाबंदी नहीं है भारत में। और अब बात वैक्सीनेशन की और कोविड की। देश के कई राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी टीकों की रफ्तार बढ़ी है। एक दिन में टीकाकरण का एक नया रिकॉर्ड बना है। राज्य सरकार का ये दावा है कि सप्लाई लगातार होती रही तो बहुत जल्द सभी के वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हो सकता है। एक दिन में कोरोना के 7 लाख टीके, ये महाराष्ट्र के लिए एक नया रिकॉर्ड है, जबकि शुक्रवार को 6 लाख टीके लगाए गए। केंद्र से टीकों की सप्लाई नियमित होने के साथ ही महाराष्ट्र सरकार अब दावा कर रही है कि वो एक दिन में 10 लाख टीके तक लगा सकती है। आणि त्यामुळे जर केंद्र सरकारने आपल्याला वैक्सीन्स पुरवले, अगर केंद्र की ओर से टीके की सप्लाई नियमित रहे तो हम एक दिन में 10 लाख टीके लगा सकते हैं। हमने 3 करोड़ टीके अब तक लगा दिए हैं और हमें कुल 9 करोड़ टीके लगाने हैं। एक महीने में 3 करोड़ टीके के औसत के साथ हम अगले 2-3 महीने में टीकाकरण पूरा कर सकते हैं। एका महिन्यात आणि 6 कोटी 2 महिन्यात, असं 2 ते 2.5-3 महिन्याच्या आत बाहेर आपण संपूर्ण वॅक्सिनेशनचा ड्राइव घेऊ शकतो। महाराष्ट्र के जिलों की बात की जाए तो मुंबई में सबसे अधिक 50 लाख से ज्यादा टीके लग चुके हैं। इसके बाद पुणे में 42 लाख, ठाणे में 23 लाख 40 हजार, नागपुर में 15 लाख 50 हजार टीके लग चुके हैं। राज्य में अब तक लगाए गए कुल 3 करोड़ 10 लाख टीकों में से 2.5 करोड़ पहले डोज है। भले ही राज्य में अब कोविड केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन ऐसे कई जिले हैं जहां पे केसेस अब भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए टीका लेने के बावजूद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना बहुत जरूरी है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूर्वा चिटनेस, एनडीटीवी इंडिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया और देश में चल रहे वैक्सीनेशन के अगले चरण का जिक्र करते हुए कहा कि नए चरण के पहले दिन 21 जून को रिकॉर्ड 86 लाख लोगों को टीके लगाए गए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को वैक्सीन के अफवाहों पर ध्यान न देते हुए वैक्सीन लेने की अपील की है और कहा है कि मैंने और मेरी मां ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। जी। हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। जी। आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। जी। इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं। कश्मीर में बांदीपुरा जिला है। इस बांदीपुरा जिले में एक व्यवन गांव के लोगों ने मिलकर 100% 100% वैक्सीन का लक्ष्य बनाया और उसे पूरा भी कर दिया। कोरोना और लॉकडाउन ने देश भर में छोटे और मझोले कारोबारियों को बर्बादी की कगार पे खड़ा कर दिया है। काम करने वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, लेकिन मार्केट में डिमांड भी नहीं है। काफी लोगों की नौकरियां गई हैं और जिनकी नौकरी बची हुई है वो भी डरे हुए हैं। सब बिक गया। क्या क्या बेचना पड़ा है अभी? सब था मैडम, गाड़ी थी, झोपड़ा था, सब बिक गया। मोहम्मद शाहिद अपने छोटे भाई के साथ मुंबई के धारावी में कपड़े बनाने की एक छोटी यूनिट चलाते हैं। महामारी और लॉकडाउन के बीच उनका ये कारोबार किस तरह से चौपट हो गया, ये बताते हुए वो रुआंसे हो गए। वो अपनी यूनिट में पैंट्स और शॉर्ट्स तैयार करते हैं। एक समय 35 लोग उनके यहाँ काम करते थे। हर महीने 1.5 लाख रुपए की आमदनी थी, लेकिन पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब महामारी ने सब बर्बाद कर दिया। उन पर अब कर्ज का बोझ है और सिर्फ 2 ही लोग यूनिट में काम करते हैं, जिनमें से एक उनके पिता ही हैं। हम लोग महीने में 1.5 लाख रुपया कमा लेते थे, सब बचा के। और ऐसा टाइम हो गया कि
अब उतना देना पड़ रहा है, बच रहा कुछ भी नहीं है। आपको भी मालूम है 5 दिन का लगेगा, 10 दिन का लगेगा, 12 दिन का लगेगा, 1 महीने का लगेगा, 2 महीने का लगेगा, सब करना चालू कर दिया। इतना बड़ा सेटअप था, इतनी छोटी 15 दिन के लिए बंद है, तो ऐसे सुन के भाग तो नहीं सकते थे ना हम लोग। सोचे 15 दिन की बात है, कारीगर को 40-40 दिन तक कारीगरों को बिठा के हम लोगों ने ये दिया है, खर्चा दिया है कि लो भाई खाओ पियो। 15 दिन की बात है, 10 दिन की बात है, 20 दिन की बात है, लेकिन ऐसा करते 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 बहुत लंबा हो गया। कुछ लोगों को अपना हिसाब छोड़ के भागना पड़ा, कुछ लोगों को इस तरीके से। फिर उन लोग ने सोचा कि घर पे भी बैठ के क्या करेंगे, फिर गांव से आते थे, फिर काम स्टार्ट करते थे, फिर वही हालत हो जाती थी। अभी तो लग रहा है कि अभी भी ऐसे ही रहेगा, तो अभी इसका रेंट देना है, उसका रेंट देना है, घर का रेंट देने का, ये काम कर रहा है, मेरे अब्बा काम कर रहा है। उनकी कपड़ा यूनिट अब बंद होने के कगार पर है। खालिद कहते हैं कि उन्हें जल्द ही कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। अब चाहे जब बंद हो सकता है कारखाना, तो बंद हो जाएगा तो अब दूसरी जगह जॉब ही करना पड़ेगा मैडम। शाहिद और खालिद अकेले नहीं हैं। मुंबई की आर्थिक गतिविधियों का एक केंद्र रहे धारावी के अधिकतर बिजनेस संकट में हैं, जो पहले करीब $1 अरब का कारोबार करते थे। यहाँ की गारमेंट एसोसिएशन के मुताबिक 2 लॉकडाउन के बाद अब बस कुछ ही यूनिटें चालू हैं। पूरे धारावी में 600 से 700 कारखाने टोटल थे, जिसमें से 2 बार जो लॉकडाउन हुआ इसके कारण 65% कारखाने लगभग बंद हो चुके हैं। 35% जो ऑपरेशनल हैं वो भी लगभग, अगर इसी तरह से थर्ड वेव की जो बात की जा रही है, अगर वो थर्ड वेव डिक्लेयर हो जाता है या उसके डर से लोग काफी अभी भी उसको क्लोजअप की तरफ जा रहे हैं, बंद करना चाहते हैं कि काम नहीं है, तो वो 35% भी लगभग अगर बंद हो जाएंगे तो यहाँ की हालत काफी खराब हो सकती है। वसीम अंसारी धारावी की अपनी यूनिट में जीन्स और ट्रैक पैंट्स बनाते थे। उन्होंने हमें अपनी फैक्ट्री दिखाई। इसे बनाने में उन्हें 7 साल लगे, लेकिन महामारी के एक ही साल में ये बंद हो गई। कुछ समय पहले तक 17 कारीगर उनके साथ काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन में वसीम खुद अपने लिए ही काम खोज रहे हैं। आगे का क्या सोचे हैं, हमारा बैंक का भी है, कर्जा बहुत ज़्यादा है हमारा। अभी कोशिश तो कर रहे हैं कारखाना चालू करने के लिए, लेकिन खर्चे के लिए तो लास्ट में हमको नौकरी करना पड़ेगा। जो हम पहले नौकरी पे रखते थे सबको, अभी वो हमारा सिचुएशन हो गया, हमको खुद करना है। न सिर्फ धारावी बल्कि पूरे देश में ही लघु और मंझोले उद्योग संकट में हैं। पिछले महीने लोकल सर्किल्स के एक सर्वे के मुताबिक 59% स्टार्टअप और लघु मझोले उद्योग या तो बंद होने के कगार पर हैं, या उनका कारोबार काफी घट गया है, या फिर उन्हें बेचने की नौबत आ गई है। छोटे कारोबारों को समर्थन के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वो जो कर सकती थी उसने किया, और हमें महामारी के दौरान छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार की लोन स्कीम की पड़ताल करनी चाहिए। केंद्र सरकार तो 4 लाख करोड़ का ऐलान कर चुकी है जमीन पे, तो लोन है सर, तो अभी कर्ज दो और कर्ज लो, वो उनका कार्यक्रम है। राज्य सरकार के बजट के अनुरूप जितना भी संभवता है उन सभी लोगों के लिए हमने योजना बनाई। हमने रिक्शा चालकों को कुछ मदद किया जाए, हॉकर्स को किया जाए, और बेरोजगारी दूर करने के लिए जो ऑन जॉब ट्रेनिंग वाली स्कीम है, 1 लाख का टारगेट है इस साल का, अगले साल से 2 लाख का टारगेट करेंगे। तो जो बेरोजगारी दूर करने के लिए एक नया कार्यक्रम है, हमें लगता है इसका फायदा होगा। लेकिन वसीम, शाहिद और खालिद जैसे लोग जो पहले ही कर्ज ले चुके हैं, जिसे चुकाना उनके लिए मुश्किल हो गया है, उनके लिए एक और लोन लेना समस्या का हल नहीं हो सकता। जो लोन बीच में दिया गया है कोविड के नाम पे, ये उतना फायदेमंद मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसके जो इंटरेस्ट हैं बीच बीच में हमें भरना पड़ता है। हमें 1 साल के लिए उसको मोरेटोरियम पीरियड के हिसाब से नई पेमेंट करना था, रीपेमेंट नहीं होना था, बट जून मंथ से अभी रीपेमेंट शुरू हो गया है। और जो लोग पहले से सीसी अकाउंट यूज कर रहे थे, वो भी मोरेटोरियम के फौरन बाद उसको 3 किस्त बना दी गई थी, और वो 3 किस्त भरने में बहुत सारे अकाउंट एनपीए की तरफ चले गए। 3 महीने का एक साथ भरने के लिए लोग उस लायक नहीं थे, और बहुत सारे अकाउंट उसमें भी खराब होना शुरू हो गए। मुंबई के धारावी से मरियम अलवी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद मायूसी नहीं अपने ऊपर हावी होने दी, अपने हौसले को कम नहीं होने दिया और एक मिसाल कायम की है। हैदराबाद में मैनेजमेंट की एक छात्रा ने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि ये लोगों को बहुत सीख देती है। उन्नीस साल की रचना होटल मैनेजमेंट की फर्स्ट ईयर की छात्रा है। उनके माता पिता हनुमाकोंडा में दैनिक मजदूरी कर गुजारा चलाते हैं। पिछले नवंबर में काम की तलाश में रचना अपने घर से 150 किलोमीटर दूर हैदराबाद आई ताकि माता पिता का आर्थिक सहारा बन सकें और पढ़ाई का अपना सपना भी पूरा कर सकें। हम 2 बहनें हैं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, इसीलिए परिवार पर 5 लाख रुपए कर्ज और चढ़ गया। उसे चुकाना माता पिता के लिए बहुत भारी हो गया है। ऊपर से मेरी पढ़ाई का खर्च, मैं उन पर बोझ नहीं डाल सकती, इसीलिए नौकरी का फैसला किया। रचना ने एक फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का काम संभाला है। इसके लिए उन्हें देर रात तक भी काम करना पड़ता है। सोशल मीडिया में जब उनकी मेहनत की तारीफ हुई तो एक भले आदमी ने उन्हें एक बाइक दे दी। इससे रचना को काफी मदद मिली, लेकिन तेलंगाना में लॉकडाउन हटने के बाद से ही उनकी आय घट गई है। लॉकडाउन हटने से पहले मैं एक दिन में 15 से 20 ऑर्डर पूरे कर देती थी। अगर मैं ज्यादा मेहनत करती तो उससे भी ज्यादा ऑर्डर पूरे कर देती, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद लोग खुद ही खाना लेने आने लगे हैं, इसीलिए अब एक दिन में 10 से ज्यादा ऑर्डर नहीं मिल पाते। अब सुबह से रात 10 बजे तक भी 500 रुपए कमाना मुश्किल हो गया है। लेकिन इन दिक्कतों के बावजूद रचना अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करनी होगी। हम 2 बहनें थी तो रिश्तेदार भी बहुत मदद नहीं करते थे, इसीलिए मुझे काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। मेरी बहन की शादी हो चुकी है। मैं कोई अच्छी नौकरी कर माता पिता की देखभाल करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ क्या कर सकती हैं। इस बीच जोमेटो, जहां रचना काम करती हैं, उसने ऐलान किया कि इस साल के आखिर तक उनकी फूड डिलीवरी टीम में 10% तादाद महिलाओं की होगी। इसके लिए जोमेटो महिला कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर अपने दफ्तरों को तैयार कर रहा है। हैदराबाद में कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।